हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। बायोमोलिक्यूल्स पे डिस्कशन चालू था, एनसीईआरटी रिकैप सीरीज चल रही है अपनी, और आज हम लोग 6th वीडियो यहाँ पर जो है रिलीज कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली प्रोटीन्स की। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले इसके जो पहले के जो 5 वीडियोज़ हैं, यानी ये 6th वीडियो है ना, वो ज़रूर देखो। स्पेशली आपको देखना है इसमें अमीनो एसिड्स वाला वीडियो, क्योंकि अमीनो एसिड्स का ही जो है ना कंटिन्यूएशन है ये प्रोटीन। तो अमीनो एसिड वाला अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आ रखा है आपको, तो प्रोटीन्स बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो पहले उसे देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें, ताकि आपको प्रोटीन्स और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। देखो, अब तक हमने ये डिस्कस किया कि बायोमोलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये इनके वेट के अकॉर्डिंग हमने कहा था। माइक्रोमोलिक्यूल्स हमने किसको कहा था? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम रहता है, वो माइक्रोमोलिक्यूल्स। और जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा रहता है, वो आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी में। हमने ये भी पढ़ा था कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी है, ये सारे के सारे एसिड इनसोल्यूबल पूल में मिलेंगे आपको, ठीक है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स किस में मिलेंगे? एसिड सोल्यूबल पूल में। हमने एक एक्सेप्शन भी बताया था, और तो आप आए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है जो एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं आता। जनरली सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल पूल में आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है जो एसिड सोल्यूबल पूल में नहीं आता? हमने बार बार डिस्कस किया है इस बारे में, तो पिछले वीडियोज़ में इसका आंसर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताइए। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम बेसिकली 3 मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। एक है प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं अमीनो एसिड के पास में, ठीक है। यहाँ देखो आप, ये एक अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड और ये दूसरा अमीनो एसिड। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड। कैसे पता करें? ये देखो अल्फा कार्बन, एक तरफ NH2 जुड़ा है, एक तरफ COOH, एक H और एक R ग्रुप। सिमिलरली NH2 ये अल्फा कार्बन हो गया, एक पे H, एक पे COH और एक पे R ग्रुप, ठीक है। ये 2 अमीनो एसिड्स। ये 2 अमीनो एसिड्स जब मिलकर पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या होता है कि ये एक तरफ जो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, वहाँ से OH रिलीज होता है और NH2 में से H रिलीज होता है। यानी क्या रिलीज हुआ बाहर? H2O। क्या निकलेगा? NH2 में से निकलेगा H, और C डबल बॉन्ड OH में से क्या निकलेगा? OH। दोनों मिलकर बना लेंगे H2O, और जब ये रिलीज होगा तो ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कैसे बन जाएगा? ये देखो आप, यहाँ से OH निकला तो ये बॉन्ड अब सीधा जाकर N से जुड़ जाएगा। भाई ये बॉन्ड पहले OH से जुड़ा था, ये हट जाएगा। ये NH से जुड़ा था, ये हट जाएगा। अब C और N आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो गए। ये देखो आप यहाँ पर, इसको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसको क्या कहा जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। वाटर लॉस होता है ना, डिहाइड्रेशन। इसलिए इस बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब एक और मैक्रोमोलिक्यूल ऐसा है जिसमें भी पॉलीमराइजेशन के वक्त वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी वहाँ पे भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ऐसा और कौन सा बॉन्ड है मैक्रोमोलिक्यूल्स में जिसके फॉर्मेशन में डिहाइड्रेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत सारी अमीनो एसिड्स जब आपस में जुड़ जाती है, ये देखो आप, पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच में? C और N के बीच में। तो जब ऐसी बहुत सारी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाती है, तब जाकर बनता है एक स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, देखो सिंपल सी नेमिंग है। अगर 2 अमीनो एसिड्स जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? डाईपेप्टाइड। 3 जुड़ेंगे तो ट्राईपेप्टाइड। बहुत सारे जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। और एक पॉलीपेप्टाइड की भी एक लंबी चेन कहलाती है प्रोटीन। अब एनसीईआरटी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। मैं आपसे पूछता हूँ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है ना। हम कब किसी अमीनो एसिड की चेन को पॉलीपेप्टाइड में क्लासिफाई करेंगे और कब किसी चेन को प्रोटीन में क्लासिफाई करेंगे? यूँ देखा जाए तो आप कहोगे कि सर प्रोटीन इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड इज ऑल्सो अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो डिफरेंस क्या है ना। यहाँ इस वीडियो में तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज हम एनसीईआरटी सेक्शन कर रहे हैं केवल, है ना। बट जो हमारे डिटेल्ड वाले वीडियोज़ है वहाँ पे हमने ये सब चीज़ें डिस्कस
की है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये जो अमीनो एसिड्स जितने भी हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं ना, तो ये सब अमीनो एसिड्स अलग अलग टाइप के रहते हैं। या अब हमने जब अमीनो एसिड पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि अमीनो एसिड्स में जो वेरिएशन आता है वो बिकॉज ऑफ आर ग्रुप। तो जब हर अमीनो एसिड्स में आपको अलग अलग आर ग्रुप मिलेगा, टोटल हमने कितनी कही थी, 20 अमीनो एसिड्स पढ़ाई थी मैंने आपको, है ना, कि प्रोटीन सिंथेसिस में टोटल 20 अमीनो एसिड्स काम आती है। तो ये 20 अमीनो एसिड्स मिलकर इन प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए आप प्रोटीन्स को हमेशा हेटेरोपॉलीमर कहोगे। प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। अब सवाल आता है हेटेरोपॉलीमर क्या है? तो एक ऐसा पॉलीमर जिसके मोनोमर्स अलग अलग टाइप के हो उसको हम कहते हो हेटेरोपॉलीमर। अब यहाँ देखो आप, ये R1 यानी ये दूसरा अमीनो एसिड है A1, ये अमीनो एसिड दूसरा है A2। तो बिकॉज यहाँ मोनोमर अलग अलग है इसलिए पॉलीमर कैसा कहलाएगा, हेटेरोपॉलीमर। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये देख लो आप, एक लॉन्ग चेन बन गई अमीनो एसिड्स की, ये आपने पढ़ी होगी, मेथियोनाइन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, आर्जिनिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं जिसको कहा जाता है प्रोटीन्स। तो अब एनसीईआरटी की लाइंस पे चले तो व्हाट आर प्रोटीन्स? दीज आर लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है, ईच प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर। अब इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रिमेंबर प्रोटीन इज अ हेटेरोपॉलीमर ऑफ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पेप्टाइड बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर मोइटी का एलिमिनेशन होता है, इसलिए इस तरह के सिंथेसिस को कहा जाता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। क्लियर? तो ये बेसिक एनसीईआरटी की जो लाइंस थी मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग उनका बता दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के फंक्शन क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो ये फंक्शंस आपको ऑलरेडी मालूम है, तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करके और अच्छे से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ GLUT4 की। अब ये ऐसा नहीं सोचना कि एनसीईआरटी में GLUT4 का नाम नहीं है, बिल्कुल एनसीईआरटी की एक टेबल में GLUT4 दे रखा है। तो GLUT4 की बात करता हूँ मैं। एक्चुअली ये नाम कहाँ से आया? तो GLUT4 का नाम आया है, ग्लू का मतलब हो गया ग्लूकोज और टी का मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट। यानी ये ऐसे प्रोटीन चैनल्स हैं जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहाँ करवाते हैं? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनटू द सेल, है ना। जैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज ब्लड से किसी सेल में जाएगा वाया दीज प्रोटीन चैनल्स विच आर कॉल्ड एज GLUT4। अब ऐसा नाम 4 है, इसका मतलब ग्लूट और भी अलग अलग टाइप के रहते हैं और एनसीईआरटी ने GLUT4 स्पेसिफाई कर रखा है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये है कि जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है कि बीच बीच में आपको इस तरह के प्रोटीन्स एम्बेडेड दिखाई देते हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दी सेल। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन। और इन ट्रांसपोर्टर्स में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है GLUT4 जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू दी सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करें, भूले नहीं। ग्लूट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, यहाँ से ये शब्द बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये क्लास 12th का डायग्राम मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम है इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी का। तो एंटीबॉडी का फंक्शन क्या रहता है? एंटीबॉडी का फंक्शन रहता है डिफेंस मैकेनिज्म। एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का एक और फंक्शन क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स जितने भी होते हैं, पैथोजेंस जितने भी होते हैं, उनसे फाइट करना, जैसे कि एंटीबॉडीज। चलिए तीसरा फंक्शन की हम बात करते हैं। तीसरा फंक्शन देखो, जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, हमने टिश्यू पढ़ा, उस टिश्यू में हम क्या कहते हैं कि जो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है किसी भी टिश्यू का, इंटरसेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच में, तो ये सेल्स के बीच में जो भी ग्राउंड सिस्टम है, जो मैट्रिक्स है किसी भी टिश्यू का, ठीक है, वो मैट्रिक्स किसका बना होता है? वो मैट्रिक्स बना होता है कोलेजन फाइबर्स का। और केवल कोलेजन फाइबर्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी फाइबर्स होते हैं जो हमने कनेक्टिव टिश्यू में डिटेल्स में पढ़े हैं। तो ये कोलेजन क्या है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है। तो ये इसका तीसरा फंक्शन हो गया कि ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन। तो कोलेजन प्रोटीन ग्राउंड सब्सटेंस का फॉर्मेशन है, एंटीबॉडीज फाइट करता है इन्फेक्शियस एजेंट से, और GLUT4 एक एग्जाम्पल है उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं न्यूट्रिएंट्स का। चलिए और फंक्शंस देखते हैं हम लोग। अब आप जब एंजाइम्स की स्टडी करते हो तो आप एंजाइम में एक बहुत अच्छी लाइन लिखते हो कि मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो जितनी भी हमारी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं एंजाइम्स, एंड मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। केवल कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते।
अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बताना है कि ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स नहीं होते। मैं एग्जांपल नहीं पूछ रहा, आपको मुझे बताना है कि अगर वो प्रोटीन्स नहीं है तो वो क्या है, आपको मुझे उसका आंसर देना है। और एंजाइम्स की बात करोगे तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एंजाइम का तो ट्रिप्सिन है ही, ठीक है। इस पर भी मैं पूछ लेता हूँ आपसे, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताओ कि ट्रिप्सिन कौन सा एंजाइम है, क्या फंक्शन कैरी आउट करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में है लेकिन इस चैप्टर में नहीं है ना, तो हम लोग केवल अभी इसी चैप्टर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स में भी आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन्स होते हैं ना, हार्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं। तो जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं जैसे कि इंसुलिन, तो ये एक और प्रोटीन का फंक्शन हो गया। ये भी सारे हार्मोन्स हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ पूरी की पूरी अपलोड कर चुके हैं हम इस चैप्टर की। और उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है रिसेप्शन का। आपने पढ़ा होगा, रिसेप्टर्स की बात की थी हमने, हम जब बॉडी में बहुत सारे अलग अलग रिसेप्टर्स की बात करते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स या स्मेल के रिसेप्टर्स, ठीक है, ऑल्फेक्शन, स्मेल के रिसेप्टर्स को आप क्या कहते हो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। टेस्ट के रिसेप्टर्स जो आपके टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और हार्मोन्स की बात कर लो, जो हार्मोन्स में भी आपने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ा होगा। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में आपने पढ़ा होगा अबाउट रिसेप्टर्स, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पूरा मैकेनिज्म अपलोड कर रखा है। तो आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन पे ही रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हार्मोन्स पे। तो जो हार्मोन जाकर जब बाइंड होता है इन रिसेप्टर्स पे, तब जाके हार्मोन्स जो है काम कर पाते। तो ये आप जितने भी रिसेप्टर्स की बात करते हो, ये सारे रिसेप्टर्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। तो ये इसका एक और फंक्शन। तो आई होप आपको ये प्रोटीन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है कि इनको ना बिखेर रखा है एक्चुअली। इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन का अलग पैराग्राफ दिया है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का अलग पैराग्राफ दिया है, और प्रोटीन का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो उन्होंने अलग पैराग्राफ दिया है, अमीनो एसिड्स का अलग पैराग्राफ दिया है। तो मैंने अमीनो एसिड्स को तो देखो आप लोगों के लिए अलग ही ले लिया, लेकिन प्रोटीन्स को मैंने सब जगह से ना सॉर्ट आउट करके एक ही जगह पे यहाँ पे मैंने आपको लाकर समझाया। फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है तो फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और जितने भी मेंबर्स इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन मेंबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, क्योंकि जो हमारा मेंबर्स वाला एक अलग ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स वगैरह पोस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो मेंबर्स वाले ग्रुप में आप हमसे आकर जुड़ें, है ना, ताकि आपको और बेहतर जो है वो हम और बेहतर से बेहतर आपको जो है दे सके। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस बहुत अच्छे हैं और आपको फ़ायदा मिल रहा है आपके एजुकेशन में, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें हमारे चैनल को। कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, आपसे को मंथली केवल 89 रुपीज़ पर मंथ, जो कि एक आपके मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता है ना। केवल उतने प्राइस में आप हमें ज्वाइन कर सकते। ये यूट्यूब का लोवेस्ट अमाउंट है जो हमने यहाँ पर रखा है। ज्वाइन करें और इमीडिएट हमारे बायोलॉजी वाले जो मेंबर वाले ग्रुप हैं उससे आप जुड़ें। और केवल आप सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर के लिए भी हमारे पास एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हो और आप भी हमसे कोई डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।